जान है तो जहान है, ये दिल धड़कने दो। दिल बेहतर तरीके से धड़के तो ज़िंदगी खूबसूरत होती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार जान, दिल, इसका जिक्र क्यों कर रही हूँ। जी हाँ, आज है विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे। अपने हृदय का कैसे रखें ख्याल, और जिस तरीके से हमारे आज की जीवन शैली को देखते हुए हृदय से जुड़े हुए रोग बढ़ती जा रही हैं और ज़्यादातर लोगों को ये समस्या हो रही है। कई तस्वीरें आपको झकझोर जाती हैं जिसमें आप कार्डियक अरेस्ट देखते हैं। तो आज के दिन हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर निरंजन हिरमत हैं जो कि अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और लोगों के, अपने मरीजों के दिल का ख्याल रखते हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला के इस स्पेशल एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज हृदय दिवस है और आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको उनके दिल का ख्याल कैसे रखना है वो तो बताइए ही, लेकिन बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल जो बेसिक्स है कि अपने इस सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को, कहते हैं कि दिल धड़कना बंद तो ज़िंदगी ख़त्म, है ना। तो उसको ज़रा समझाइए। और सबसे पहला सवाल आपसे हमारा यही होगा कि नो योर हार्ट, अपने दिल को समझें, अपने हृदय को समझें। तो क्या इस ऑर्गन की खासियत भी बताइए, ये ऑर्गन कैसे काम करता है और क्या वो चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते और मिसकॉन्सेप्शन में भी रहते हैं। देखिए, अगर मैं लेमन टर्म्स में बताऊं तो हमारे बॉडी फंक्शन के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एक होता है प्लम्बिंग सिस्टम, जस्ट हमारे घर की तरह, है ना। हाँ। तो एक ऊपर वाटर हेड, ओवरहेड टैंक रहता है, फिर वहाँ से पूरे घर में सप्लाई जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा हार्ट जो है दैट इज़ अ पंप, और इट कीप्स ब्लड फ्लोइंग टू ऑल द एसेंशियल ऑर्गन्स, चाहे ब्रेन हो, किडनीज हो, लंग्स हो, हर कॉर्नर ऑफ द बॉडी ब्लड सप्लाई करता है। तो जब तक ये पंप चलता रहता है तब तक हमारी शरीर चलता है और हमारी ज़िंदगी। और अगर ये पंप बंद हो गया तो ऑटोमेटिकली ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, तभी जाके डेथ हो सकता है। एक सवाल बहुत जहन में है कि हम लोग अक्सर कहते हैं मेरा दिल, कभी मेरा दिल, ये दिल है कहाँ पर? एक्चुअली अगर देखा जाए तो दिल बिल्कुल बीचों बीच है। हाँ। लेकिन उसका जो वेंट्रिकल है, मतलब वो एक कोनिकल शेप में होता है हार्ट, वो ऐसे थोड़ा लेफ़्ट साइड में पॉइंट करता है। इसीलिए हम या तो लेफ़्ट साइड में दिखाते हैं दिल या बीच में दिखाते हैं। तो वैसे तो पोजीशन बिल्कुल बीचों बीच होता है, इस बोन के पीछे। ओके, यानी जो हमारे लंग्स हैं वो साइड में होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। हाँ। और बिल्कुल बीच में हार्ट होता है। ओके, अब ऐसा कहा जाता है कि दिल के कई कमरे हैं जिसको आप लोग चेम्बर्स बोलते हैं, कमरे हैं, फिर उस ध्वनियाँ हैं, मतलब जो आर्टरीज जिसको हम बोलते हैं टर्म में। तो कैसे ये कनेक्टेड है एंड व्हाट एग्जैक्टली वर्क इट हैज़ टू डू, जो हम कहते हैं कि ये हमारे रक्त को के प्रवाह को कंट्रोल करता है, तो ये कैसे हमारे शरीर को कंट्रोल करता है? देखिए, 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो ऑक्सीजन ऑलरेडी यूज़ हुआ होता है हमारे बॉडी में, वो वापस हमारे राइट साइड में आके फिर लंग्स में जाके प्यूरिफाई होके वापस लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आके वापस बॉडी में पंप होता है। तो ये क्लोज सिस्टम है हमारा जो नेचर ने बनाया, भगवान ने बनाया। एंड इसको अंदर सर्कुलेशन को रेगुलेट करने के लिए 4 वाल्व्स होते हैं, और ये 4 वाल्व्स लगातार काम करते हैं हर बीट के साथ। कम से कम 70 से 100 बार बीट करता है हार्ट, और इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में जाता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चल रही हूँ, आपके स्टडी टाइम में आपको ले चल रही हूँ, जब आप स्टूडेंट होंगे और दिल को समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो क्या वैरी करता है ये जो दिल है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, क्योंकि आप इतने पेशेंट्स को भी देखते होंगे। तो बड़े पैमाने पर अगर हम समझें तो क्या हर व्यक्ति के दिल का साइज़ भी अलग होता होगा, काम करने की उसकी कैपेसिटी भी अलग होती होगी? जैसे कहते हैं ना कि नहीं उनके घर में तो खानदानी है हार्ट का प्रॉब्लम। तो ये कैसे आप लोग देखते हैं, मतलब कैसे जो पूरी उसकी पढ़ाई आपने की है, तो क्या बड़ी बातें निकल कर सामने आती हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि एज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम बोलते हैं कि एक फिस्ट साइज, अडल्ट फिस्ट साइज का होता है हमारा हार्ट। हाँ जी, अप्रॉक्सीमेट है। तो अगर माने एथलीट्स में थोड़ा बिग हार्ट्स होते हैं उसमें, क्योंकि उनके मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, हार्ट के मसल्स स्ट्रांग होते हैं,
और अगर कोई हार्ट डिजीज़ है पेशेंट को या किसी आदमी को हार्ट डिजीज़ है पहले से, तो उस सिचुएशंस में हार्ट भी बड़ा हो जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड कार्डियोमायोपैथी। अच्छा। द मोमेंट वी स्टार्ट गेटिंग सीइंग बिगर हार्ट्स और वो एथलीट नहीं है, तो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द एस्पेक्ट दैट कि ये हार्ट कुछ नॉर्मल नहीं है। वो सिंपल अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। एंड जैसे आपने कहा कि फेमिलियल कार्डियोमायोपैथीज भी हो सकते हैं, मतलब इन बिग हार्ट्स can run in the family, and these can cause various heart issues in young patients as well. अच्छा, ये बताइए कि जो कई बच्चों को हम लोग सुनते हैं कि दिल में छेद है इस बच्चे को या जन्म से ही है, तो मतलब हेरिडिटरी फैक्टर क्या बहुत बड़ा है इसमें? हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ एक अलग ही सेगमेंट है। मतलब बहुत सारे चिल्ड्रन छेद या पूरा एनाटमी बदल चुका होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो सकता है, और बेबी में या पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ब्लड सर्कुलेशन जो है, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए उसके बजाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। अच्छा। हाँ, तो ऑक्सीजन मात्रा भी कम हो सकता है, इसकी वजह से बेबी ब्लू हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। जी। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनके यंग एज में ही सबका एको वगैरह करके या पूरी तरह से जांच करके मेक श्योर दैट एवरी पीडियाट्रिक या एवरी चाइल्ड इज़ सेफ फ्रॉम द हार्ट पर्सपेक्टिव। अच्छा, ये भी बताइए मुझे कि जिम्मेदारी जो है एज ऑर्गन हार्ट के ऊपर, जैसे हम जानते हैं लीवर का क्या फंक्शन है, किडनी का क्या फंक्शन है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो दूसरे फंक्शंस, दूसरे ऑर्गन के जो फंक्शंस हैं, अगर वो नहीं अच्छे होते तो उसका भी इम्पैक्ट हार्ट पर ही पड़ता है। तो जिम्मेदारी हार्ट पर किस तरीके की है? क्या वो मतलब जो कॉलेज है उसका प्रिंसिपल है, या फिर हम किसे कहें, ब्रेन को प्रिंसिपल कहें और एक जो टीचर है वो हार्ट है, उसको कैसे समझे? बॉडी में उसका स्थान कहाँ पर है? वो हायरार्की के तौर पर हमको बताइए। देखिए, अगर हम हमारे कल्चर के बारे में देखें तो हार्ट इज नोन टू बी स्पिरिचुअल। इट इज लाइक अ टेम्पल। हाँ, उसका दिल बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत बड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। सो स्पिरिचुअलिटी से हम जोड़ते हैं हार्ट को। एज सच इसका मेन फंक्शन यही है कि इट कीप्स योर लाइफ गोइंग। अगर ये रुक जाता है तो आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं होगी या किडनीज में नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली वी सीज टू एग्जिस्ट, मतलब हम बिल्कुल फंक्शन करना ही बंद कर देंगे। तो ये है हमारा मेन व्हाट टू से हाईवे दैट कीप्स अस गोइंग, कीप्स अस लिविंग। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इट इज़ डिबेटेबल। आप बोल सकते हैं कि ब्रेन इंपॉर्टेंट है या हार्ट, बट वैसे तो सब इंटरकनेक्टेड है। जी बिल्कुल। किडनीज भी इंटरकनेक्टेड है। ब्रेन, हार्ट और किडनी मेन, ये तीन चीज़ें जो होते हैं, ये एक सबसे महत्वपूर्ण इंटरकनेक्शन है। अच्छा, कुछ लोगों के जैसे जो हम एनर्जी की बात करते हैं, जैसे कुछ लोग बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन जब उनका बीपी हम देखते हैं तो बीपी इज़ लो। कुछ लोग बहुत सुस्त लोग होते हैं, बहुत आराम से काम करना, स्लो मूविंग, लेकिन उनका बीपी बहुत हाई रहता है। ये इसमें हार्ट का कुछ रोल है क्या? नहीं, बिल्कुल। जितना हम लेजी हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, it leads to increase of fat and obesity and हम खाते भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो स्पेंड नहीं होता है। तो the heart has to work harder कि इसको हमें कुछ ना कुछ करके we have to keep it going, कि हमें कोई एक्टिविटी नहीं है तो the heart has to work harder. Energy, unnecessary energy is stored as fat, and तब that's when you have hypertension. It is linked. एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर और सेडेंटरी लाइफस्टाइल डायरेक्ट लिंक है। तो जितना एक्टिव होते हैं उतना कम हार्ट को फंक्शन करना पड़ता है। इट इज़ एफिशिएंट, एफिशिएंसी बोलते हैं उसको। मतलब मैं देखो 50-60 टाइम्स बीट करूँगा, इतना काफ़ी है, बिकॉज यू आर क्वाइट फिट, हेल्दी, आई डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर यू। ये सवाल पूछने के पीछे वजह ये थी कि सोशल मीडिया पर आते हैं ज़रा। सोशल मीडिया पे अक्सर दिखाया जाता है कि देखिए भाई, आप इतना जिमिंग कर रहे थे, आप इतना दौड़ रहे थे, मैराथन भाग रहे थे, और फिर आप इतने हेल्थ कॉन्शियस थे, और फिर आपको कार्डियक अरेस्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा जोर भी अपनी दिल पे नहीं देना है ना? तो क्या दिल
को बहुत ज़्यादा एग्जर्ट भी कर देते हैं। कई बार हम हेल्थ कॉन्शियस होने Yes. की दिक्कत में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार दे देते हैं। तो ज़रा ये समझाइए, क्योंकि कई ऐसी सोशल मीडिया पे तस्वीरें आती हैं जिसमें अचानक से हम देखते हैं कि हंसता खेलता आदमी चला गया, रुखसत हो गया दुनिया से। तो उसमें कैसे आखिर दिल का कैसे उस पर असर पड़ता है? देखिए, सबसे मेजर मिसकंसेप्शन आजकल है कि मैं अगर जिम जाता हूँ तो मैं फिट हूँ। ऐसा नहीं होता है। अगर आप कभी जिम ना गए हों या इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल से अचानक आप जिम जाके भागने लगते हो तो आपके हार्ट पे अचानक लोड पड़ जाता है। उसके वजह से अगर आपको अनडिटेक्टेड प्रीवियस हार्ट कंडीशंस हो जो आपको पता भी ना हो तो आपको सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। या आप स्मोकिंग कर रहे हो जिम के बाहर, मतलब मान लीजिए 5-10 साल से स्मोकिंग चल रहा है, आपने बोला कि चलो आज से क्विट करता हूँ और जिम ज्वाइन करता हूँ, और जिम ज्वाइन करके अचानक आप सडनली इतना सारा एक्सरसाइज करने लगते हो कि योर बॉडी इज़ नॉट रेडी फॉर इट। तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि ग्रेजुअली आप इंटेंसिटी को बढ़ाएं, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिले या डॉक्टर से मिले कि क्लियरेंस ले लीजिए कि आपको डायबिटीज़ नहीं है और हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई हार्ट कंडीशन नहीं है। वो क्लियरेंस लेने के बाद यू गेट इनटू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, या आप ग्रेजुअली करें। जाते ही हिट प्रोग्राम, जाते ही कोई ऐसा इंटेंस प्रोग्राम, हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। और अगर कर भी रहे हैं तो क्या एक रेगुलर टेस्ट के लिए जाना चाहिए लोगों को, जो लोग एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं या सेडेंटरी लाइफ ही जी रहे हैं? क्या तरीका है कि हम ये जान सकें कि हाउ हेल्दी माई हार्ट इज? एब्सोल्युटली राइट। कोई भी एज ग्रुप हो, आप अगर जिम जाना शुरू कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट गेट योर सेल्फ चेक्ड, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स वगैरह, ये आजकल बहुत चल रहे हैं। ये सारे अनरेगुलेटेड है। इसमें क्या एडिटिव्स होते हैं, इसमें क्या मेडिकेशंस होते हैं, ये किसी को पता नहीं है। और ये ना तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो देयर इज और आजकल क्या होता है कि सबको शॉर्टकट में फिट बनना है, बिल्कुल। कुछ सप्लीमेंट्स ले लिया जल्दी से, हाँ, शेप में आए। ये एक लंबा रेस है, इट टेक्स टाइम। तो जो भी है, एक कंसिस्टेंसी के साथ हमें एक लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, ना कि 2-3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ हो जाए, है ना। तो किस तरीके का टेस्ट कराना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताइए। कि हर यूथ को या जो भी एक एज बार भी बताइए कि किस उम्र के बाद से टेस्ट कराना चाहिए और क्या टेस्ट कराना चाहिए? द मोमेंट यू एंटर अडल्टहुड, 18 साल के या 20 साल के हो जाते हो, तो आपको ECG, एको और ये पूरा कार्डियक प्रोफाइल जो होता है, इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट, कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, ये करा लेना चाहिए। इससे हमें एक बेसिक नॉलेज आ जाता है कि इफ़ देयर आर नो अनडिटेक्टेड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। क्या ये सालाना टेस्ट कराना चाहिए या कुछ समय के बाद, जैसे अंतराल पे? अगर 20 या 18 में आपने करा लिया तो 5 साल के लिए कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। दैट टाइम जस्ट अ ब्लड टेस्ट इज इनफ, यू डोंट नीड टू डू अ फुल कार्डियक प्रोफाइल। लेकिन 35 के ऊपर इट इज़ रिकमेंडेड टू हैव योर फुल कार्डियक चेकअप। एंड अगर फैमिली में हार्ट डिजीज़ का हिस्ट्री है, माँ बाप में हार्ट अटैक्स का हिस्ट्री है, तो एट 35-36 आई वुड सजेस्ट you have to get a CT angiogram, provided that if you have risk factors like आपको डायबिटीज शुरू हो गया हो, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपको सिम्टम्स हो, या आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा है एट द एज ऑफ 35 एंड आपको हिस्ट्री हो, तो वी डू नॉन इन्वेजिव मेथड्स हैं जो हम हार्ट को देख सकते हैं अच्छी तरह से। And after 40, I would recommend every 2 years blood test, and every say 5 to 6 years or 10 years you can do a CT angiogram. जी, अच्छा, जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या जिम नहीं हिट करते हैं, उनके लिए किस तरीके की लाइफस्टाइल होनी चाहिए? और ख़ास तौर पे वो लोग जो ऑफिस में ज़्यादा टाइम बैठते हैं अपने चेयर पे, उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं होता है कि देयर इज़ नो टाइम, यू हैव टू मेक टाइम। इट इज़ नॉट लाइक सबके लाइफ आजकल बिजी है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जिम इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, आप या तो वॉक कर सकते हो। ये एक अच्छा पैरामीटर ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके पास स्मार्ट वॉच हो तो 10,000 स्टेप आप कंप्लीट कीजिए। दैट इज़ गुड इनफ फिजिकल एक्टिविटी टू कीप यू एटलीस्ट हेल्दी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। या 45 मिनट्स का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए।
in a day. जी। That is good enough. मैं क्योंकि एक महिला हूँ और जब हम खाना बनाते हैं तो हम बहुत सोचते हैं कि ऑयल कौन सा यूज़ करें, और जब दिल के ख्याल रखने की बात होती है तो सबसे ज़्यादा यही बात होती है कि कौन सा ऑयल यूज़ करें। एक ऐसा टाइम आया था कि कहा गया देसी घी इज़ नॉट गुड, हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। फिर एक टाइम आया कि डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, आप घी खाइए, घी इज़ हेल्दी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को भी और हमारे दर्शकों को भी बताइए कि कौन सा ऑयल हेल्दी है? ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो राइट ऑयल, राइट फूड क्या होना चाहिए? सी एज सच अगर ब्रॉड टर्म्स में अगर हम कहें तो कुछ भी रिफाइंड ठीक नहीं है। Refined is not good. No, refined is I would suggest stay away from refined oils because there are a lot of additives to get it refined and do it. मैं क्या बोलता हूँ कि जो भी locally sourced है, जो हमारे इंडिया में चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वेजिटेबल ऑयल हो, ये चीज़ें ज़्यादातर हेल्दी होते हैं। Sesame oil. हाँ, compared to any other refined oil. ऑलिव ऑयल हाँ, अगर अफोर्ड कर पाते हैं रेगुलर बेसिस पे, ऑलिव ऑयल इज़ क्वाइट गुड। बट ऐसा नहीं कि कोई भी ऑयल से आपको अचानक हेल्थ ठीक हो जाता है या ख़राब हो जाता है। एवरीथिंग इन मॉडरेशन। लाइक हर कुछ हम संतुलन में, हाँ संतुलन में, हर कुछ मॉडरेशन में, लाइक 2 टेबलस्पून मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि रोज़ हम तले हुए पकौड़े खा रहे हैं। आप जो भी ऑयल से पकाएंगे वो सिर्फ फिर भी इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, है ना। तो वी हैव टू मेक हेल्दी चॉइसेस एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जो फ्राइड आइटम्स और ये जो फ्लावर, ये आटे के जो होते हैं, कीप दैट एज 1/4 ऑफ योर प्लेट। हाफ ऑफ योर प्लेट शुड बी वेजिटेबल्स और फाइबर, फ्रूट्स, और 1/4, 1/4 आपका प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, चाहे चिकन हो, फिश हो या सप्लीमेंट्री आपका जो भी है। तो दिस इज़ द रेशो हमें फॉलो करना चाहिए। अब ये तो ख्याल रखने की बात हो गई, लेकिन फिर एक बार वो अलार्मिंग चीज़ें ज़रूर हम डिस्कस कर लें जिसके बारे में तो दर्शक सबसे ज़्यादा जानते हैं। हार्ट अटैक हम सुनते हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ वो नहीं रहे। कई बार हम सुनते हैं कार्डियक अरेस्ट हुआ वो नहीं रहे। कुछ फ़र्क है इसमें? कुछ लोग के तो इतना सडन डेथ होता है कि ना उनको CPR मिल पाता है, ना वो अस्पताल पहुंच पाते हैं। तो ये किस तरीके से कोलैप्सिंग होता है, ये मुझे बताइए। देखिए, हार्ट अटैक जब खून के नस जो हार्ट पे होते हैं उसमें अगर क्लॉट्स या ब्लॉकेजेस हैं तो हार्ट अटैक होता है। मतलब एक हार्ट का हिस्सा उसमें ब्लड नहीं फ्लो होता है और उसके वजह से हार्ट को इफेक्ट पड़ता है, मतलब उसको सडनली स्टन हो जाता है हार्ट, और उसके वजह से हार्ट धड़कना बंद कर देता है। उसको अरेस्ट बोलते हैं। अरेस्ट इज स्टॉपिंग। Attack is when there is a clot and that portion of the heart is not functioning properly. Arrest is the whole heart stops beating effectively. तो हार्ट अटैक अलग होता है और कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट कई और चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, कार्डियोमायोपैथी एक बहुत देखने को मिलता है, स्पेशली यंग एथलीट्स जो सडनली मर जाते हैं या जिम में सडनली कोलैप्स कर जाते हैं जी। अगर उनको पैदाइशी उनका हार्ट काफ़ी बड़ा है, मसल्स ज़्यादा हैं, और उसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है हार्ट ब्लड फ्लो इन द हार्ट। अच्छा। उसके वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, मतलब वो बिल्कुल बंद ही हो जाता है। तो अबाउट 90% ऑफ पेशेंट्स हु हैव कार्डियक अरेस्ट एंड अप लूजिंग देयर लाइफ, but about 60-70% of patients who have a heart attack can actually survive. तो हार्ट अटैक वाले पेशेंट अगर समय पे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स उनको रिवाइव कर लेते हैं, है ना। और लेकिन जिनको कार्डियक अरेस्ट होता है उनके पास वक्त नहीं रहता एंड जस्ट फ्यू सिंपल थिंग्स जैसे CPR आपने कहा, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, मतलब हार्ट और लंग दोनों को सपोर्ट करना बाहर से। जैसे हमारा तुम नहीं काम कर रहे हो तो हम बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, सपोर्ट दे रहे हैं जब तक आप मेडिकल हेल्प ना ले जाओ या हॉस्पिटल में ना पहुंच जाओ, तो तब तक हमें CPR देते रहना चाहिए। इससे मेनी लाइव्स हैव बीन सेव्ड। चलिए हम CPR पर ही आते हैं, और आज के इस शो में हम खास तौर पे चाहते थे क्योंकि हमने ऐसी कई वीडियोस देखे हैं, अपने चैनल पे भी हमने दिखाया है कि जहाँ पर सार्वजनिक जगह पे किसी एक समझदार व्यक्ति ने, या यूँ कह लें मैसेंजर ऑफ गॉड ने CPR दिया और जान बचाई गई, है ना। अपने परिवार के लोगों की भी लोगों ने जान बचाई। तो वो CPR देने का तरीका क्या है? कई बार हम सिर्फ देखते हैं लेकिन कभी ये सोचते नहीं कि हम भी ये कर सकते हैं, लेकिन क्या हम सभी ये कर सकते हैं?
एनीबडी कैन डू इट, कोई भी कर सकता जी। है, लेकिन उसका एक टेक्निक होता है जो हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एल्बो बेंड नहीं होना चाहिए, और राइट हैंड को इसके ऊपर ऐसे डाल के इसको इंटरलॉक करना चाहिए। अच्छा। इस हिस्से से यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच हार्ट ये चेस्ट के बीचों बीच जोर से हमें दबाना है 1 मिनट में 100 बार। 1 मिनट में 100 100 बार। So it should So be you count little 1 fast. 2 3 4 5। So ये हमें शोल्डर से देना चाहिए, ना कि इस ऐसे। Elbow से, हाँ, okay. एल्बो लॉक रहना ये चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट हाँ रहेगा जी। और सिर्फ आपको हाँ जी, कंधों से। आपके कंधों से या आपके कोर से ऐसे ऐसे इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव सीपीआर। अगर आप एल्बो से करोगे तो वो डेप्थ पहुंचेगा नहीं हार्ट तक, क्योंकि ये जो है यहाँ पे बोन होता है। आपको बोन के आगे जो हार्ट है उस पे आपको प्रेशर देना है, तो दैट इज़ इफेक्टिव सीपीआर। 100 बार कम से कम हर मिनट। और कुछ लोग 45 मिनट्स या 60 मिनट के बाद भी रिवाइव हुए हैं सीपीआर की वजह से। अच्छा। तो 45 मिनट्स तक फ्लैट लाइन होता है, फिर अचानक रिवाइव हो जाते हैं। सो यू नेवर नो, Okay. जब तक हार्ट अपने आप पंप ना करना शुरू करे यू हैव टू गिव सीपीआर। उसका वैसे काफ़ी यूट्यूब वीडियोस हैं कि किस सिचुएशन में देना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर या तो आप यूट्यूब देख के अच्छे से सीपीआर का कोर्स देख लीजिए यूट्यूब पे, या सीपीआर का कोर्स अगर आजकल बहुत सारे अस्पताल हमारे हॉस्पिटल में भी जी। सीपीआर कोर्स देते हैं हम लोग टू ऑर्डिनरी लेमन पीपल। जी। तो हम सिखाते हैं कि कैसे देना चाहिए इफेक्टिव सीपीआर। ओके। और सीपीआर जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, उसका फर्स्ट इंडिकेशन क्या होता है? जिस पेशेंट को सीपीआर मिल रहा है, अगर उसको रिवाइव हो गई चीज़ें, तो क्या इंडिकेशन आएगा? ब्रीदिंग अच्छी हो जाएगी Yes. या कॉन्शियसनेस आएगा, क्या होता है? पेशेंट एक्चुअली जो कॉन्शियसनेस लूज करते हैं वो उनका कॉन्शियसनेस वापस आ सकता है अचानक। द फर्स्ट थिंग टू बी अफेक्टेड इन अ कार्डियक अरेस्ट इज अ ब्रेन। ओके। क्योंकि ब्रेन में अगर 5 से 8 मिनट ब्लड फ्लो नहीं है तो ब्रेन डेथ हो सकता है। सो ब्रेन इज द फर्स्ट मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन। तो जब ब्लड फ्लो शुरू हो जाता जी। है तो फर्स्ट थिंग टू कम बैक इज योर कॉन्शियसनेस, एंड फिर ब्रीदिंग भी, दोनों शुरू हो जाते हैं। दैट्स व्हेन यू नो यू आर सक्सेसफुल। एंड यहाँ पे 2 फिंगर रख के यहाँ पे पल्स भी फील कर सकते हैं, यहाँ पे मिल जाता है पल्स। ओके। ये चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपको ये लग रहा होगा कि ये इतना आसान नहीं है, डॉक्टर इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, डॉक्टर कहे तो ये फील्ड है, एक्सपर्टीज़ है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और हम सब ऐसी किसी स्थिति में फंस सकते हैं, इसीलिए इसके बारे में अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि आप अवेयर हों कि Yes. सीपीआर क्या है। राइट फूड के बारे में एक बार फिर से बात करें तो नॉर्थ इंडिया का खान पान बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं फैटी है, रिच है, और साउथ इंडिया में फिर भी थोड़ा सा हेल्दी फूड लोग खाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं हार्ट डिजीज़ के। क्या उसके पीछे आप रीज़न मानते हैं कि इतना बड़ा पॉपुलेशन, क्या ये शुगर हमको हार्ट अटैक की तरफ ले जा रहा है? क्योंकि हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर पेशेंट हैं, तो हमारे कंट्री में क्या शुगर हमको हार्ट डिजीज़ की तरफ ले जा रहा है, या फिर हमारे जो लाइफस्टाइल है वो भी एक वजह है? एवरीथिंग इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। वैसे कनेक्टेड है सब। हाँ जी, सब एक एक रीज़न है। देखिए, हमारे इंडियन फूड में वैसे भी कार्ब रिच डाइट है हमारा, लेकिन आजकल हम उसको काफ़ी मॉडिफाई कर चुके हैं बहुत सालों से। जैसे हमारे ग्रैंडफादर या हमारे बुज़ुर्ग खाते थे, इतना हेल्दी तो हम नहीं खाते, मतलब घर में जो बनाया हो। हम सब फास्ट फूड, रेडी फूड, चाहे नूडल्स हो, चाहे बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, दे आर ऑल रिफाइंड फ्लावर, मैदा, है ना। तो जितना हम कार्ब ज़्यादा खाएंगे और हम एक्सपेंड नहीं करेंगे तो वो एक तरह का स्लो पॉइजन है हमारे लिए। जी। इट कीप्स अक्यूमुलेटिंग आइदर एज फैट और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, एंड दे स्टार्ट अफेक्टिंग योर हार्ट। उसको आप अगर जोड़ोगे सेडेंट्री लाइफस्टाइल से, वो और रिस्क बढ़ता है। जी। उसके साथ आजकल स्मोकिंग ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। सब स्मोकिंग का इंसिडेंस इतना बढ़ गया है, यंग अडल्ट, बच्चे स्मोकिंग करते हैं। तो ये सारे मिलके 25-30 इयर्स तक इतना डैमेज कर देते हैं कि मान लीजिए कोई 60-80-70 का जो आदमी है, उतना डैमेज आप सिर्फ 30 साल में
देख सकते हैं। हाँ जी, माय गॉड, हाँ जी। ये स्मोकिंग कर देता है। स्मोकिंग एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड बैड फूड हैबिट्स। तो ये कहा जाता है कि ब्लॉकेज जो है वो ज़्यादा कॉमन है ना? तो ब्लॉकेजेस जो हैं उसको वो होता क्यों है और ट्रीटेबल है, कैसे ट्रीट करते हैं? बिल्कुल, ब्लॉकेजेस दो तरह के होते हैं। एक है हमारा जो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होके सॉफ्ट कोलेस्ट्रॉल अचानक रप्चर करके पूरा बंद कर देता है एक मेन खून की नाली को जो हार्ट के ऊपर होता है, उससे अचानक हार्ट अटैक हो सकता है। मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। जी। दूसरा है ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों को ब्लड का क्लॉटिंग प्रॉब्लम होता है, तो अचानक अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है बिना कोलेस्ट्रॉल के वजह से, तो उस चीज़ में भी जैसे इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या कोविड में देखना मिला जी, तो उस समय भी हमारा हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो उसको डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रीट करते हैं उस ब्लॉकेज को क्लियर बिल्कुल, करके ओपन करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, एक बलून डाल के उसको ओपन करके अगर स्टेंट लगाना पड़े तो स्टेंट भी लगाते हैं। स्टेंट को लेके भी बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ये तो नहीं करवाना चाहिए था। जैसे होता है ना, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत लोग डॉक्टर बन जाते हैं। हाँ जी। तो मैंने ये बहुत सुना है जिन लोगों ने स्टेंट लगवाया है हाँ जी। कि उनको कहा नहीं नहीं आपको तो बहुत जल्दीबाजी में डॉक्टर ने स्टेंट लगवा दिया, योर केस वाज नॉट फॉर दिस। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। वैसे ब्रॉड तरीके से अगर बोला जाए तो एक दो अगर क्या बोलते हैं, एक दो ब्लॉकेजेस हैं तो स्टेंट डाल सकते हैं एंड स्टेंट इज लाइफ सेविंग। लेकिन कई सिचुएशंस में बहुत सारे मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं और उसके वजह से सर्जरी इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम्स। तो द बेस्ट पर्सन टू टेल यू विल बी योर ओन डॉक्टर टू हुम आप कंसल्ट करते हैं, जिनके पास आप जाते हैं। तो एज अ जनरल रूल मल्टीपल ब्लॉकेजेस सर्जरी में बी अ बेटर ऑप्शन। सर्जरी से आपका मतलब ओपन हार्ट सर्जरी? ओपन हार्ट सर्जरीज जहाँ पे हम CABG करते हैं, मतलब बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी। और इसको लेकर भी बहुत से मिथ हैं कि अगर ओपन हार्ट सर्जरी हुई तो अब जीवन जो है बहुत कम हो गया और मतलब बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? वो से अगेन पेशेंट पे डिपेंड करता है किस हालत में पेशेंट आते हैं। अगर उनको मेजर हार्ट अटैक हुआ हो, हार्ट का फंक्शन कम हो, तो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा कम होता है। अगर हार्ट का फंक्शन नॉर्मल हो लेकिन हार्ट अटैक हुआ हो और टाइमली सर्जरी या टाइमली इंटरवेंशन या स्टेंट लगाया तो दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। अच्छा, आप डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि पहले भी एक माइनर अटैक आ चुका है? जैसे कई पेशेंट्स को जब आप डायग्नोस करते हैं और मेजर हार्ट अटैक के वो पेशेंट हैं, एडमिट हुए हैं, तो मैंने कई बार सुना है कि डॉक्टर ने कहा कि पहले इनको माइनर अटैक आ चुका है। वो कैसे डायग्नोस हो जाता है और हमें क्या पता चल सकता है कि हाँ मुझे एक माइनर अटैक हुआ है? शायद आपको पता नहीं हो सकता है। अगर माइनर है तो अगर आप मान लीजिए डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनमें दर्द कम होता है तो सिम्टम्स भी कम हो सकते हैं। लेकिन हमें ECG और एको में पता चल सकता है कि पहले कुछ हुआ है, क्योंकि ECG में थोड़े हल्के से चेंजेस आ सकते हैं जो पुराने अटैक के बारे में हमें बताता है ECG में, या एको कार्डियोग्राम जो अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का, उसमें पता चल जाता है। अगर कोई भी हिस्सा हार्ट का हिस्सा कम मात्रा में पंप कर रहा हो तो पता चलता है कि प्रीवियसली कुछ हुआ है। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे पर आपका डॉक्टर्स टेक क्या है? मैंने तो बहुत सवाल पूछे, बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं उससे जुड़े हुए सवाल पूछे और आपने उस सब पे हमें बहुत अच्छे से जानकारी दी है। बट ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे व्हाट्स द डॉक्टर्स टेक? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अवॉइड रीडिंग एनीथिंग ऑन व्हाट्सएप और गूगल एंड रिलाइंग ओनली ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। हर जगह हर तरह का इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन आपका सबसे बेस्ट एडवाइज़र है आपके डॉक्टर। उन पे भरोसा रखिए और टाइमली चेकअप कराते रहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, एक बैलेंस लाइफस्टाइल जिए। आप रेगुलरली एक्सरसाइज हो या बैलेंस्ड खाना हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट, दिस हैज़ टू बी अ लाइफ लॉन्ग
जी, यानी कि स्वास्थ्य की तरफ छोटे छोटे कदम हैं, सही कदम हाँ हैं, जी। वो हमें हर रोज़ लेने चाहिए, ये सोचते हुए कि अपने दिल का ख्याल रखेंगे तो ये दिल भी हमारा ख्याल रखेगा। बॉस, इस बात को समझिए। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज अ ग्रेट सेशन। हमने you. बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी हैं, जानी हैं, और कोशिश करेंगे कि हम भी अपनी ज़िंदगी में उसको फॉलो करें। मैं चाहूँगी कि आप हमारे न्यूज़ रूम में आएँ और हमें वहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स दें जो हम ऑफिस में रहते हुए भी अपने दिल का कैसे ख्याल रखें ये जान जाते हैं। तो आइए, आपको लिए चलते हैं हमारे न्यूज़ रूम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।